Assalamu alaikum, dear students, welcome back. And we are going to start another lecture of immunology and serology. And in this lecture, we will cover the humoral and cellular immunity, and we will also differentiate the mechanisms of this immunity. So, our content will be humoral immunity and cellular immunity. So, before going to start with the humoral and cellular immunity, first look at the diagram and make a revision of the previous lecture. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत से टर्मिनोलॉजीज कवर किए थे, बहुत से इंट्रोडक्शन पे गए थे, इंट्रोडक्शन में सब कुछ कवर किया था। तो ये डायग्राम पिछले लेक्चर में भी था, तो इसमें मैंने आप लोगों को इसलिए डाल दिया ताकि आप लोगों को उसी कंटिन्यूएशन में जाए और इस तरह आप लोगों के कंसेप्ट बनते जाएँ, ठीक है। तो उसमें क्या था, इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था हमने और रिक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनेट एक क्विक रिस्पॉन्स थी, ठीक है, और ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। और इसमें फिर इंटरनल डिफेंस था, एक्सटर्नल था। इंटरनल में फिर फिगोसाइटोसिस, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, इनका रिस्पॉन्स था, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी थी जो कि हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, ठीक है। ये कौन सी स्लो रिस्पॉन्स थी, ठीक है, और स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट ये एक्ट करती थी, ठीक है। तो जब एडेप्टिव इम्यूनिटी की हम बात करते हैं तो इसमें फिर फर्दर टू टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। एक हिमोरल रिस्पॉन्स होता है और एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। हिमोरल रिस्पॉन्स में क्या होता है, हिमोरल रिस्पॉन्स एक बैक्टीरिया जो बॉडी में इंटर होती है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो हमारी हिमोरल रिस्पॉन्स में आते हैं, ठीक है। जब हम बॉडी को विदाउट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए हम पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। जब एक बैक्टीरिया बॉडी में इंटर होता है तो इसके अगेंस्ट ये दोनों रिस्पॉन्सेस पैरेलल चलते हैं, ठीक है। और इस तरह हम फिर आगे इसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट मेमोरी सेल भी बन जाते हैं और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मज़ीद मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद हिमोरल रिस्पॉन्स। हिमोरल इम्यूनिटी क्या है? इट्स अ बी सेल जनरेटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटीजेंस, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स है हिमोरल रिस्पॉन्स, ये मोस्टली बैक्टीरियल के अगेंस्ट, बैक्टीरियल एंटीजेंस के अगेंस्ट इफेक्टिव है और इसमें जो मेजर रोल है वो बी सेल्स का है, ठीक है। बी सेल्स का रोल क्यों है? क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है हिमोरल रिस्पॉन्स ये एंटीबॉडी मेडिएटेड है, तो इसमें हमें एंटीबॉडी चाहिए होगी और एंटीबॉडीज़ कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल में कौन से सेल? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेजर रोल बी सेल्स का है। Humoral immunity is the aspect of immunity that is mediated by macromolecules found in extracellular fluids such as secreted antibodies and complement proteins, ठीक है। तो इसमें माइनर रोल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का भी है, लेकिन जो मेजर रोल है वो एंटीबॉडीज़ का है। और जो प्लाज्मा में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो एंटीबॉडी के उसके अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ हिमोरल रिस्पॉन्स की, तो इसमें फिर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है सीरम में तो वो एंटीबॉडीज़ हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। इन कंट्रास्ट विद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हिमोरल इम्यूनिटी इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इसके अलावा जब हिमोरल रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? बी सेल एक्टिवेशन होती है, ठीक है। बी सेल एक्टिवेशन होती है और ये बी सेल जो है ना ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हैं, ठीक है। तो जो एंटीजन फ्रीली हमारे सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, तो वो वाले एंटीजन्स बी सेल कैप्चर करता है, ठीक है। और यही रोल मैक्रोफेज भी प्ले करता है। जब कोई एंटीजन फॉरेन पार्टिकल आता है तो वो मैक्रोफेज कैप्चर करता है और फिर इसके बाद मैक्रोफेज इसको प्रोसेस करके उसके एंटीजन्स फ्री कर देता है और उसके एंटीजन्स बैक्टीरिया को डिग्रेड करके उसके एंटीजन्स अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। और फिर ये
टी लिम्फोसाइट की तरफ जाता है और उसको टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर बी सेल की बात हो रही है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो इसमें बी सेल की एक्टिवेशन होती है और वो मैक्रोफेज वाली कहानी जो है वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में नहीं आती, इसलिए हम मैक्रोफेज की बात नहीं करते। ये कॉमनली बी सेल और या डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेज ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये तीनों, ठीक है। लेकिन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का जो रोल प्ले करता है वो बी सेल प्ले करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि एक एंटीजन जब बॉडी में आती है तो उसको तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज वो करता है, कैप्चर करता है। लेकिन यहाँ पर जो एंटीजन्स की बात हो रही है ये वो एंटीजन है जो न्यूट्रोफिल ने प्रोसेस किए हों और उसके प्रोसेस करने के बाद बैक्टीरिया को डिग्रेड किया हो और उसके जो एंटीजन्स हैं जो एपिटोप्स हैं उसको सीरम में छोड़ दिए हों और वो फ्री एपिटोप्स फाइनली हमारे लिम्फ नोड्स में जाते हैं और लिम्फ नोड्स में और क्या कौन से सेल होते हैं, बी सेल्स होते हैं, ठीक है। और यही बी सेल उसी एंटीजन को कैप्चर करते हैं और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग लाजमी जहन में रखें कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन्स जो कि सर्कुलेटिंग में होते हैं बी सेल वो एंटीजन्स कैप्चर करता है, ठीक है। और जब वो एंटीजन कैप्चर करें तो इसके बाद जो प्लाज्मा सेल हैं ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा सेल फिर क्या करते हैं, वो मज़ीद एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं और फाइनली उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। और जब वो जो हमारी जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और तो इसी तरह ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है फिर, ठीक है। तो पढ़ते हैं, व्हेन अ बी सेल इनकाउंटर्स एन एंटीजन द एंटीजन बाइंड टू द रिसेप्टर, एंटीजन रिसेप्टर बी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है एंड इट टेकन इनसाइड द बी सेल बाय एंडोसाइटोसिस और उसको एंडोसाइटोस कर देता है, इनगल्फ कर देता है। The antigen is processed and presented on the B cell surface and surface again by the MHC type 2 proteins, ठीक है। MHC molecule measure histocompatibility, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसके साथ ये अपने सरफेस पे शो कर देता है, ठीक है। तो जो एंटीजन इनगल्फ किया होगा बैक्टीरिया ने बी सेल ने, तो वो वाला एंटीजन सेल अंदर प्रोसेस करके और उसको MHC टाइप 2 मॉलिक्यूल के साथ लेबल करके सेल के ऊपर सरफेस पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह फिर आगे इसकी डिग्रेडेशन या इसकी एलिमिनेशन में प्रोसेस होगी। तो आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ये तो बी सेल एक्टिवेशन की बात थी कि बी सेल किस तरह एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, बी सेल प्रोलिफरेशन। बी सेल की प्रोलिफरेशन किस तरह होती है, बी सेल वेट्स फॉर अ हेल्पर टी सेल टू बाइंड टू द कम्प्लेक्स, ठीक है। तो बी सेल क्या कर देता है, ये जब एंटीजन बी सेल के साथ बाइंड हो जाए तो इसकी अब फर्दर जिसको हम क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं, जो बी सेल की क्लोन है, बी सेल की कॉपी है, ठीक है, इसको मज़ीद एक्सपेंड करना है, इसको मज़ीद इस एंटीजन के अगेंस्ट एक्सपेंड करनी है इस क्लोन को, ठीक है। तो क्लोनल एक्सपेंशन में क्या होता है, क्लोनल एक्सपेंशन में जो जिस बी सेल के साथ जो बैक्टीरिया एंटीजन बाइंड हुई है तो वो वाली बैक्टीरिया ख़ुद को मज़ीद कॉपी जनरेट करके अपनी जो इस तरह हम कहते हैं कि अपनी नस्ल बढ़ाना, तो वो अपनी नस्ल बढ़ाएगी इसी स्पेसिफ़िक एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसको क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं। और बी सेल वेट करेगी टी हेल्पर सेल के लिए। टी हेल्पर सेल क्या करेगी, टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज़ करेगी और वो बी सेल को ये सिग्नल देगी कि आपको क्लोनल एक्सपेंशन की ज़रूरत है, अपनी क्लोन्स बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी ज़ात बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे ही ये सिग्नल मिल जाए तो बी सेल ख़ुद को अपनी रिप्लिकेशन शुरू कर देगी और जैसे ही ये अपने रिप्लिकेशन शुरू कर देगी और हर एक जो रिप्लिकेटेड बी सेल होगी वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ बहुत लार्ज मकदार में प्रोड्यूस हो जाएगी अगेंस्ट दो स्पेसिफिक एंटीजन विच वर कैप्चर्ड बाय बी सेल, ठीक है।
तो उसके अगेंस्ट वही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। तो आगे क्या होता है, दिस बाइंडिंग विल एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल विच देन रिलीज साइटोकाइंस दैट इंड्यूस बी सेल टू डिवाइड रैपिडली मेकिंग 1000 ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बी सेल्स। ठीक है, तो जैसे ही ये टी हेल्पर सेल बाइंड हो जाता है बी सेल के साथ, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी जो ग्रोथ है, कॉपीज़ है, वो रैपिडली बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और अपने 1000 ऑफ क्लोन्स बना देगा। ठीक है, और हर एक क्लोन पर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं एक अलग से लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरह क्लोनल सिलेक्शन है, क्लोनल एक्सपेंशन है और अदर बहुत सी टर्मिनोलॉजीज है, तो वो मैं सारे एक लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो इसमें भी आप लोगों को समझ आ जाएगी, जो टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ होती हैं, तो उसमें फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो द डॉटर सेल ईदर बिकम प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। जो बी सेल ने अपने क्लोन्स बनाए होते हैं, ठीक है, बी सेल की जो कापीज़ बने हुए होंगे, ठीक है, वो या तो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे या मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे ये, तो फिर ये एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करेंगे, कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करेंगे, एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और अगर ये मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे और ये फिर तब एक्टिवेट होंगे जब ये एंटीजन दोबारा से बॉडी में आएगा, और जैसे ही दोबारा बॉडी में आएगा तो फिर ये मेमोरी सेल्स मेमोराइज़ करेंगे कि हमने तो इस एंटीजन के अगेंस्ट हमें मेमोराइज़ किया गया था, तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट दो स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, द मेमोरी बी सेल रिमाइन इनएक्टिव हेयर। ठीक है, मेमोरी बी सेल इनएक्टिव रहेंगे यहाँ पर। लेटर विन दीज मेमोरी बी सेल्स इनकाउंटर द सेम एंटीजन ड्यू टू री इन्फेक्शन दे डिवाइड एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो लेटर ऑन जब दोबारा कुछ अरसे बाद तो यही एंटीजन दोबारा बॉडी में इंटर होता है, तो फिर इसके अगेंस्ट मेमोरी डेवलप हुई होगी, मेमोरी सेल डिज़ाइन किए गए होंगे। ठीक है, तो वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा ये प्लाज्मा सेल बन जाएंगे और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी आप लोगों को मीज़ल्स की, जिसको हम खसरा कहते हैं। ठीक है, जब वो एक बार बंदे को हो जाए लाइफ में तो वो दोबारा नहीं होती। तो दोबारा क्यों नहीं होती, दोबारा वो इसलिए नहीं होती कि ये जब बॉडी में एक बार चला जाए तो इसको बॉडी इस तरह प्रोसेस करके इसके अगेंस्ट मेमोरी सेल प्रोड्यूस करके, मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये जैसे ही दोबारा बॉडी में आएगा तो फिर उसके अगेंस्ट वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ विच आर रिलीज्ड फ्रीली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अलावा जो मेमोरी सेल है, इसके अलावा जो हमारे प्लाज्मा सेल होते हैं बी सेल, तो वो कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ताकि अगर सर्कुलेशन में किसी जगह पर एंटीजन है तो उसको भी एलिमिनेट करें साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको पढ़ते हैं, इससे आप लोगों को और भी समझ आ जाएगी। इवेंट्स बिटवीन एंट्री ऑफ एंटीजन, इट्स प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स या डेंड्राइटिक सेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, टू हेल्पर टी सेल। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक माइक्रोब बॉडी में इंटर हो गया। ठीक है, उसको मैक्रोफेज या बी सेल ने इनगल्फ कर दिया। ठीक है, तो इसके जो एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन्स, ये बैक्टीरिया को सेल ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके फ्रेगमेंट्स बना दिए। ठीक है, और इसके फ्रेगमेंट्स डिफरेंट एंटीजन है ये इसके सरफेस पे। ठीक है, तो इसके एंटीजन डिफरेंट एंटीजन है और ये एंटीजन सारे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए और ये आगे अब सेल प्रोसेस करके इसको सेल प्रोसेस करेगा किस तरह, सेल के अंदर डीएनए होगी और वो डीएनए क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एमएचसी मॉलिक्यूल बनाएगी। ठीक है, एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टाइप 2 मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होके सेल सरफेस पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सेल सरफेस पे जैसे ही ये आ जाए
अब ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? सॉरी, हम पढ़ ही रहे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। क्लोन्स ऑफ बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन्स, ठीक है। जब क्लोन बी सेल के क्लोन्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी तो इसकी उस एंटीजन के अगेंस्ट क्लोनल सिलेक्शन होगी, जिस तरह मैंने पहले बताया। थ्रू द टी हेल्पर टू सेल गेट एक्टिवेटेड बाय रिलीज साइटोकाइन, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बी सेल जब बैक्टीरिया के उस एंटीजन को अपने साथ अटैच कर देगी तो इसके बाद ये वेट करेगी टी हेल्पर सेल के रिस्पॉन्स का, ठीक है। टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज़ करके उसको क्लोनल सिलेक्शन के लिए, क्लोनल एक्सपेंशन के लिए एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और डिफरेंशिएट करेगा इनटू प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल एंड द इम्यूनोग्लोबिन्स आर सिक्रेटेड, ठीक है। और जब इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज सीक्रेट हो जाएं प्लाज्मा में तो फिर क्या होगा? तो फिर वही जो एंटीजन या बैक्टीरिया है या जो भी है, ठीक है, तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन होगी। एंटीबॉडीज प्रिवेंट और वायरस टॉक्सिन प्रोटीन फॉर बाइंडिंग देयर टारगेट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन जब बैक्टीरिया या वायरस की जो एंटीजन है उस पर जब एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाए और उसको किसी सेल सरफेस पे बाइंड नहीं होने देंगे बॉडी के अंदर, तो इस तरह ये सिर्फ फ्रीली जो हमारी सर्कुलेशन है उसमें मूव करेगी और किसी जगह पे बाइंड नहीं होगी और कोई इन्फेक्शन काज नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और फिर इसके बाद इसके अगेंस्ट दूसरे पाथवेज एक्टिवेट होकर इसी कॉम्प्लेक्स को एलिमिनेट करेंगे बॉडी से। तो अब सेलुलर इम्यूनिटी क्या है? It is a T-cell mediated response specially effective against intracellular organisms like viruses, parasites, fungi and other like cancer cells and transplant cells, a few bacterial infection like tuberculosis bacilli, ठीक है। तो सेलुलर इम्यूनिटी में जो बेसिक और मेजर रोल है वो टी सेल्स का है, ठीक है। जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी थी उसमें बी सेल का मेजर रोल था और यहाँ पर टी सेल का मेजर रोल है, ठीक है। और ये मोस्टली इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट वायरसेस, पैरासाइट्स, फंजाई, ठीक है। और जो ट्रांसप्लांट सेल्स होते हैं जो बॉडी में, फॉर एग्जांपल हम किडनी की ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी वो सेलुलर इम्यूनिटी होगी हमारी, ठीक है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सीक्रेट साइटोकाइंस एंड नो एंटीबॉडीज़ टू अटैक द पैथोजन। इसमें क्या होगी? इसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ साइटोकाइंस या केमिकल्स रिलीज़ होंगे और वो पैथोजन को अटैक करेंगे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ इम्यून रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज़ बट रादर इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो वो जो साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी तो इससे नेचुरल किलर सेल्स या मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे। The production of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes and the release of various cytokines in response to an antigen, ठीक है। तो ये क्या करेगी? एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स की प्रोडक्शन होगी एंड द रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और इसी एंटीजन के अगेंस्ट कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इसके बाद सेलुलर इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय, कौन कौन से रिएक्शन होंगे, कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिसके थ्रू सेलुलर इम्यूनिटी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेटिंग एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होंगे, उनको एक्टिवेट करेगी। दैट विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय बॉडी सेल्स डिस्प्लेइंग एपिटॉप्स ऑफ फॉरेन एंटीजन ऑन दी देयर सरफेस, ठीक है। तो वो वाले सेल्स क्या करेंगे? वो वाले सेल्स उसी एपिटॉप को अपने ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल होंगे, जब सेल वायरस को प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो उसकी एंटीजन को, उसकी एपिटॉप को अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करेगा। इन सेल्स विद इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, और वो वाले सेल्स जिसमें बैक्टीरिया अंदर हो, ठीक है, एंड कैंसर सेल डिस्प्लेइंग ट्यूमर एंटीजन्स, और वो वाले सेल्स जो कि ट्यूमर एंटीजन डिस्प्ले करेगी,
ठीक है। तो ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इस कहानी में जो सबसे पहले प्रोसेस होगी वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जब टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करेगा तो उसके बाद से ये सारी प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। ये बात मुझे बिगिनिंग में बतानी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो आप लोग उस हिसाब से मैनेज करें। एक्टिवेटिंग मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स इनेबलिंग देम टू डिस्ट्रॉय इंट्रासेलुलर पैथोजन, ठीक है। मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करेगी और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, ताकि जो पैथोजन इंट्रासेलुलर हैं उसको डिस्ट्रॉय करें। और एक और काम करेगी, ठीक है, स्टिमुलेटिंग सेल्स टू सिक्रीट अ वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ अदर सेल्स इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये ऐसे साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करेगी जो कि फंक्शन इन्हेंस करेगी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि ये एक जो सारी जो इम्यूनिटी की प्रोसेस है, इम्यून रिस्पॉन्स की जो टोटल प्रोसेस है, ये उसके बीच बीच की कहानी है, ठीक है। इसमें जो सेलुलर इम्यूनिटी है और ह्यूमोरल है, तो इसमें एक पोर्शन जो है ना एक मैकेनिज़्म से है और दूसरा पोर्शन दूसरे मैकेनिज़्म से हैं। और इस तरह सेलुलर इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एक मैकेनिज़्म एक जगह से हैं और दूसरे मैकेनिज़्म दूसरी जगह से हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये जैसे ही आप लोग पढ़ते जाएंगे और अंडरस्टैंड करते जाएंगे तो आप लोगों को इसकी मज़ीद कॉन्सेप्ट बनती जाएगी और समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, तो आगे मैं और टॉपिक्स पढ़ाऊँगा इसके, तो इसके साथ साथ आप लोगों को इसकी भी समझ आ जाएगी कि ये जो हमने पढ़ा था ये इसका फंक्शन क्या था, इस वक्त हमें समझ नहीं आ रही थी, तो उस वक्त फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करके दूंगा या सादा अल्फाज में या पश्तो में समझा दूंगा फिर, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर पे I will try to make on the terminologies like clonal selection, clonal expansion and other terminologies related to the immune response. तो वो टर्मिनोलॉजीज आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों को उसके बार बार रिवीजन में इशू नहीं होगी, ठीक है।